अगला टॉपिक 12.7 सह पाठ्यक्रम के प्रकार। किसी भी विद्यालय में जिन प्रमुख सह पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाता है उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। नंबर 1, दैनिक प्रार्थना सभा। विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना सभी का छात्र तथा अध्यापकों दोनों के लिए बहुत महत्व होता है। छात्र इसमें नियमितता, अनुशासन, नैतिकता आदि बातें सीखते हैं। नंबर 2, विषय संबंधी समिति। विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर विशेष समिति का गठन किया जा सकता है, जैसे विज्ञान क्लब, कृषि समुदाय, भाषा समिति आदि। इन समितियों के निर्माण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इनसे छात्रों में विषय के प्रति रुचि को विभिन्न माध्यमों से विकसित किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के कुछ विषय जैसे इतिहास, भूगोल आदि में भ्रमणों का आयोजन इन समितियों के माध्यम से सरलतापूर्वक किया जा सकता है। नंबर 3, खेल-कूद संबंधी क्रियाओं। स्कूल की गतिविधियों में खेलों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्रत्येक बच्चा खेल के प्रति आकर्षित होता है और उसमें रुचि भी होती है। जहाँ खेलों से मनोरंजन होता है, वहीं इससे शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास में भी सहायता मिलती है। नंबर 4, विद्यालय प्रकाशन। सह पाठ्यक्रम क्रियाओं के अंतर्गत विद्यालय पत्रिका प्रकाशन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय में प्रकाशित पत्रिका के माध्यम से छात्रों में निम्नलिखित गुणों का विकास होता है। नंबर 1, लेखन शैली। नंबर 2, आत्मसम्मान की भावना। नंबर 3, उत्तरदायित्व की भावना। नंबर 4, विद्यालय से संबंधित ज्ञान। नंबर 5, अपने विचारों को व्यक्त करने की कला आदि। अगला पॉइंट, पिकनिक व शैक्षिक भ्रमण। सामाजिक विज्ञान में कुछ विषयों में सैद्धांतिक से ज्यादा व्यावहारिक ज्ञान का ज्यादा महत्व होता है, जैसे इतिहास में भ्रमण। अतः इन विषयों के बुनियादी अनुभवों के लिए यह आवश्यक है कि पिकनिक व शैक्षिक भ्रमण जैसे सह पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाए। अगला पॉइंट, अभिरुचि प्रदर्शन। चित्रकला, संगीत, नाटक, सिक्के संग्रह तथा आर्ट आदि कुछ ऐसे कार्य हैं जो छात्रों की अभिरुचियों के अंतर्गत आते हैं। अतः छात्रों के इन विशेष गुणों और अभिरुचियों को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय में इस प्रकार के अभिरुचि प्रदर्शन सह पाठ्यक्रम क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। अगला पॉइंट है छात्र परिषद। छात्र परिषद, विद्यालय सभा या छात्र संघ आदि एक ही प्रकार की गतिविधि है। इससे छात्र विद्यालयों में व्यवस्था एवं आचरण संबंधी कार्यवाही में भाग लेते हैं तथा अपने आसपास के छात्र समाज के प्रति उत्तरदायित्व, कर्तव्य निष्ठा तथा सहयोग आदि गुणों का विकास स्वयं करते हैं। अगला टॉपिक 12.8 सतत और व्यापक मूल्यांकन। विद्यालय में मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के व्यक्तित्व के विकास संबंधी लगभग सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। सतत मूल्यांकन का अर्थ है कि छात्रों की क्षमता और उनकी कमियों को बार बार बताना तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का समावेश करना। अतः सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि छात्रों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों की क्षमता और उनकी कमियों का बार बार आकलन करना, ताकि उन्हें अपने आप को समझने तथा सुधारने का बेहतर अवसर मिलता रहे और शिक्षक को भी अपने शिक्षण संबंधी कार्य तथा नीतियों में सुधार का अवसर प्राप्त हो सके। बच्चों के मूल्यांकन की यह सतत एवं व्यापक प्रक्रिया कोई पृथक गतिविधि न होकर सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न, सतत और सारगर्भित अंग होती है। बच्चों की प्रगति के लिए आवश्यक है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया बाल केंद्रित हो, कक्षा में पाई जाने वाली विविधता अनुसार लचीली हो तथा हर बच्चे की आयु, सीखने की गति, शैली और स्तर के अनुसार चलने वाली होनी चाहिए। अतः मूल्यांकन की प्रक्रिया कक्षाओं में चल रही सीखने सिखाने की ही एक प्रक्रिया है तथा मूल्यांकन के वही तरीके अच्छे होते हैं जो बच्चों के सीखने की गति और सीखने के तरीकों के अनुरूप होते हैं।